और जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो करते हैं नए सेशन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर पहला, इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण ये है। ये उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? मतलब एक पुस्तक लिखी गई थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन हमारे हैं, नंबर ए है अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, जॉन मेंडल और न्यूटन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक थी वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1859 में लिखी गई थी और ये इनकी किताब है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? जो टैडपोल होती है वो किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? मेंढक, मछली, टारपीडो या ध्रुवीय भालू? तो देखिए टैडपोल जो होता है हमारा वो जो मेंढक होता है, मेंढक की प्रारंभिक अवस्था होती है। ये टैडपोल मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है और वर्ष 1958 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मेंढक के टैडपोल का प्रथम सफल क्लोन तैयार हुआ था। मतलब 1958 में जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है हमारा, उसमें इसका पहला क्लोन तैयार किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मेंढक। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर मेंढक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं? तो जब हम पानी में या जो और तरलीय पदार्थ हैं उसमें नमक घोलेंगे तो जो उसका तल है पानी का वो एक समान रहेगा, क्योंकि हम उसमें नमक ही तो घोल रहे हैं, तो उससे उसके तल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका मतलब यह है कि ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? हमारा जो हृदय है वो दिन में कितनी बार धड़कता है और एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक मिनट में भी पूछ सकता है और एक दिन में भी पूछ सकता है। तो एक मिनट में 72 बार धड़कता है। तो हमें करना क्या है, जब एक दिन का निकालेंगे तो हम करेंगे 24 गुणा 60 गुणा 72। तो ये लगभग आएगा, ये लगभग जो आएगा इसका जो पल्स होंगे, धड़कन होंगी हमारी, वो 1,03,680 आएंगी। यानी जो हमारा इनमें से जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1,00,000 बार। यानी हमारा जो हृदय है वो एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5। हरी खाद से तात्पर्य है, मतलब जो हरी खाद बनाते हैं उससे क्या तात्पर्य है? फसलों में कीटनाशक डालना, ऑप्शन बी लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, ऑप्शन सी मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, ऑप्शन डी फसल में ताजा बने पेस्टिसाइड डालना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए जो हरी खाद बनाते हैं हम, तो ये पौधे होते हैं हमारे, लेग्यूमेंसी नाम का एक वो होता है पौधा, तो उसकी पौधों से हम ये खाद बनाते हैं और इन पौधों की खड़ी फसल को काटकर खेत में जोत कर दबा दिया जाता है, जो खेतों की उर्वरता को प्राकृतिक रूप से बढ़ा देता है। कहने का मतलब यह है जो लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल होती है उसे हम काट के उसी में जुताई कर देते हैं खेत की और उससे हमारी खाद तैयार हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6। क्लोन है, क्लोन क्या है? एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से उत्पादित पौधे, अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान या उपरोक्त सभी। तो क्लोन जो हो जाएगा हमारा, ये किसी कोशिका का प्रतिरूप तैयार करना होता है। क्लोन का मतलब है किसी कोशिका का प्रतिरूप तैयार करना जिसमें अनुवांशिक तथा व्यवहारिक गुण समान होते हैं और इस प्रकार की कोशिका तैयार करने के लिए विपरीत लिंगी का अवस्थित होना अनिवार्य नहीं होता है। मतलब कहने का यह है कि जो विपरीत लिंग वाले होते हैं उनका इसमें स्थित होना जरूरी नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी,
सही उत्तर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। ऑप्शन ए है कमरे का ताप असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और ऑप्शन सी है रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑप्शन डी रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी जो सही होगा, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। तो ऑप्शन सी जो हमारा इसका सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो हमारा हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए, मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें एक कक्ष होता है, 2 कक्ष होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 निलय तथा 2 आलिंद। वास्तव में हृदय पेशियों से बना होता है, जो एक अनैच्छिक पेशी। मानव हृदय औसतन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसका औसतन भार 300 से 350 ग्राम होता है। गर्भाधान के 5वें सप्ताह में हृदय धड़कना शुरू कर देता है। मतलब गर्भाधान का जो 5वां सप्ताह होता है, 5वें सप्ताह से हृदय जो धड़कना शुरू कर देता है। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं, आमतौर पर देखी जा सकती हैं एक्स किरण द्वारा, गामा किरण द्वारा, बीटा किरण द्वारा या अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा। कहने का मतलब ये है कि हम इन किरणों को देख सकते हैं आंखों से। इनमें से कौन सी किरणों को देख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो देखिए, जो हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो वस्तुएं मानव नेत्र के लिए अदृश्य होती हैं, उन वस्तुओं को अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। मतलब जो किरणें हमें दिखाई ना देती हैं उन्हें हम अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है अवांछित रसायन हटाकर, जैविक संदूषक हटाकर, गैसों को हटाकर या उपरोक्त सभी। मतलब जो अशुद्ध जल है हम उसे किन किन तरीकों से शोधित किया जा सकता है, शुद्ध कर सकते हैं। तो अवांछनीय तत्वों के मिल जाने से जल अशुद्ध हो जाता है। इन सभी तत्वों, रसायन, जैविक संदूषक, गैस आदि को हटाकर अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है, वो भी अवांछनीय। यानी कि उपरोक्त जितने भी तरीका है हमारे, अवांछित रसायन हटाकर भी कर सकते हैं, जैविक संदूषक हटाकर कर सकते हैं और गैसों को हटाकर, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11। रेशम की रासायनिक प्रकृति है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसीय अम्ल। क्या है रेशम की रासायनिक प्रकृति? तो देखिए, रेशम की जो रासायनिक प्रकृति हमारी वो प्रोटीन होती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 12। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? मतलब जो कीट भक्षी पादप होते हैं वो जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, कीट भक्षी जिस पौधे पर उगते हैं उन पौधों में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? मतलब कोई ऐसी वनस्पति है जिसके हम बीज भी खाते हैं। तो ऑप्शन ए है गाजर, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी मूंगफली। देखिए, गाजर में बीज नहीं होता है। अच्छा, मक्का जो है हमारा वो वनस्पति नहीं है, वो अनाज है हमारा। केला फल हो गया, गाजर हमारी सब्जी हो गई। अब बची मूंगफली। वनस्पतियाँ वो होती हैं जिनमें तेल निकलता है। तो मूंगफली जो है हमारी वो वनस्पति है और मूंगफली में बीज होता है, हम इसके बीज खाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा मूंगफली। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा सहायक नहीं है? मतलब नेगेटिव वाला देखना है हमें इसमें। निस्यंदन, क्लोरीन की गोलियां, फिटकरी उबालना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए,
हमें इसमें जो असंक्रमित दिया है और नहीं नेगेटिव वाला देखना है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ऐसे औरों की बात कर ले, क्लोरीन की जो गोलियां होती है पानी को शुद्ध करती हैं, मतलब पानी में जब हम क्लोरीन की गोलियां डालते हैं तो पानी शुद्ध हो जाता है पीने लायक, फिटकरी से भी पानी शुद्ध होता है और उबाल कर भी पानी को हम शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन निस्यंदन से पानी को शुद्ध नहीं कर सकते, असंक्रमित नहीं कर सकते। निस्यंदन का मतलब होता है छानना, छान के पानी, असंक्रमित नहीं होता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निस्यंदन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है श्वसन की क्रिया, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, या ये सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो पौधे होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है, शुद्धिकारक कहते हैं हम पौधों को, तो इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसी कारण पौधों को शुद्धिकारक कहा जाता है, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है बाहर निकालते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस की क्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है, मतलब अवतल दर्पण है हमारा, तो उसके निकट एक बिंब को रख रहे हैं, मतलब एक चित्र को, तो प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा हमारा, वास्तविक सीधा एवं छोटा, आभासी सीधा एवं आकर्षित, और आभासी उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी आभासी होगा प्रतिबिंब हमारा, और सीधा भी होगा और आकर्षित होगा, तो ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातु तन्य होती हैं, सामान्यतः धातु तन्य होती हैं, कुछ अधातु तत्व तन्य होते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए अधिकतर जो धातुएं होती हैं हमारी सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। मलेरिया रोग होता है, इसके कारण क्या है, मतलब मलेरिया किस किस से होता है। प्लाज्मोडियम फोल्सीफेरम, एंटमीबा, या डिट्रोवायरस, या साल्मोनेला। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो हमारा मलेरिया रोग होता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम रोग से वायरस से होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। वायु की सांद्रता डैश से नापी जाती है, मतलब वायु की जो नमी है हम वो किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर, नैनोमीटर, ग्लूकोमीटर, या बैरोमीटर। तो देखिए बैरोमीटर से तुम दाब नापते हैं वायु का, और नैनोमीटर से दूरी नापते हैं, बहुत छोटी इकाई है नैनोमीटर दूरी नापने का। और बात करें वायु की सांद्रता, तो वायु की सांद्रता नापते हैं हाइग्रोमीटर से, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है, मतलब जो वर्षा मापते हैं हम कि कितनी वर्षा हुई है, उस यंत्र को क्या कहेंगे, ल्यूसीमीटर, ग्लैक्टोमीटर, हाइटोमीटर, या हाइग्रोमीटर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हाइटोमीटर। हाइटोमीटर से हम वर्षा को मापते हैं कि कितनी वर्षा हुई है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जे.एल. बेयर्ड, अरस्तु, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, या निकोला टेस्ला। तो देखिए निकोला टेस्ला ने चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी, और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने प्लैंक क्वांटम की खोज की थी, और अरस्तु हमारे इकोनॉमिक्स में भी हैं, और जे.एल. जो बेयर्ड है इनका नाम जॉनी बेयर्ड है, तो इन्होंने टेलीविजन की खोज की थी जे.एल. बेयर्ड ने, और ये 1928 में इन्होंने टेलीविजन का प्रसारण भी किया था, और टेलीविजन की खोज की थी 1928 में जे.एल. बेयर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। डायनामाइट का डैश के द्वारा आविष्कार किया गया था, जीन एंटोनिनी नॉलेट, अल्फ्रेड नोबेल, जोसेफ नाइस सफार्निप्स, और टेड नेल्सन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो जो डायनामाइट होता है हमारा बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोसिव होता है, और इसकी खोज जो है हमारी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, और ये 1863 में किया था इन्होंने, और ये फ्रांस के रहने वाले थे, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और डायनामाइट की खोज के उसमें हर साल वहाँ नोबेल प्राइज वितरित किए जाते हैं। तो इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी 1863 में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता? एकिडना, कंगारू, शाही व्हेल। मतलब वो अंडे देता है, प्रत्यक्ष रूप से बच्चे पैदा नहीं करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चे नहीं देता है और अंडे देता है तो वो है हमारा एकिडना, यानी ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। कंगारू बच्चे देता है, शाही बच्चे देता है, और व्हेल बच्चे देती है। तो ये सब स्तनपायी समूह में आती हैं, और ये अंडा देता है एकिडना। मतलब कंगारू, शाही और व्हेल ये स्तनीय जीव हैं, और ये जो है अंडे देता है। तो एकिडना हमारा सही हो जाएगा। ये है स्लीपर जंतु किसका सामान्य नाम है? प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टम, ट्रिपिनोसोमा या पैरामीशियम। मतलब ये स्लीपर जंतु किसका नाम है? तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पैरामीशियम का ये नाम होता है। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, निडेरिया या कार्डेटा। मतलब जो रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए वो आते हैं हमारे कॉर्डेटा के अंतर्गत, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कॉर्डेटा। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? मतलब ऐसा कौन सा वो है रंग द्रव्य जिसके कारण मानव का जो मल होता है उसका रंग पीला हो जाता है? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज या यूरोबिलिन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, जो पेप्सिन होता है हमारा, पेप्सिन में क्या होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण होता है। पेप्सिन का कार्य है कि प्रोटीन को संश्लेषण। और हमारा जो रेनिन होता है, रेनिन का कार्य है कि केसिन का संश्लेषण, मतलब दुग्ध का संश्लेषण करता है ये। और पेप्सिन करता है हमारा प्रोटीन का, और रेनिन करता है केसिन, दुग्ध का संश्लेषण। अब बचा हमारा एमाइलेज। तो एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है। एमाइलेज का काम है स्टार्च को शर्करा में बदलना। अब बचा हमारा यूरोबिलिन। ये मानव का जो मल होता है उसका रंग पीला कर देता है। मतलब यूरोबिलिन जो होता है इसके द्वारा जो मानव का मल होता है उसका रंग पीला होता है, यूरोबिलिन के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? एल्बुमिन या ग्लोब्यूलिन या ग्लोबिन या कैसिन। बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर, दूध में जो मुख्य रूप से प्रोटीन होता है हमारा वो कैसिन होता है, और ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर, थायराइड, पीयूष या लाल ग्रंथि। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, और लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त का निर्माण करती है। लगभग 17.5 सेंटीमीटर लंबी और 16 सेंटीमीटर चौड़ी, 17.5 सेंटीमीटर लंबी और 16 सेंटीमीटर ऊंची तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जिसका वजन लगभग 1500 से 2000 ग्राम तक होता है। ये इसका लीवर का साइज बताया जो हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब वो होते कौन कौन से हैं? वैसे तो हमारे जो जबड़े होती हैं उनमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो नंबर 1 पर आते हैं कृदंत या छेदक दांत। तो इनका काम क्या होता है? ये तेज धार वाले चौड़े दांत होते हैं जो भोजन को काटने एवं कुतरने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। मतलब जो पहले दांत है हमारे कृदंत या छेदन दांत, इनकी संख्या 4 होती है प्रत्येक जबड़े में।
अब बात करें दूसरे की, दूसरे होते हैं भेदक या रत्नक दंत। ये नुकीले होते हैं तथा भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है, मतलब इनकी संख्या 2 होती है प्रत्येक जबड़े में। अब आते हैं अग्रचवर्णक दांत। ये किनारे पर चपटे एवं चौकोर होते हैं। ये भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। मतलब जो अग्रचवर्णक दांत है उनकी संख्या 4 होती है, भेदक या रत्नक दांत है उनकी संख्या 2 होती है, और कृंतक या छेदक दांत उनकी संख्या 4 होती है प्रत्येक जबड़े। अब बचा हमारा चवर्णक दांत। इनके सिरे चौरस व तेज धार युक्त होते हैं और इनका कार्य भोजन को पीसना होता है। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है। मतलब जो लास्ट वाले हमारे चवर्णक दंत, इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 6 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। शरीर का सबसे कठोर भाग है, मतलब जो मानव, एक क्वेश्चन गलत टाइप हो गया जो टाइपिंग वाले सर हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? हड्डियां, दांत का इनेमल, या खोपड़ी, या मेरुरज्जु? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो हमारा मानव का शरीर है तो उसमें सबसे जो मजबूत भाग होता है, सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। ये पदार्थ दांत के ग्रीवा एवं दंत शिखर पर एक चमकीले सफेद रंग का कठोर स्तर बनाता है। इसमें जीवित कोशिकाएं बहुत कम संख्या में होती हैं। तो गाइस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।